हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद विकास पर। दोस्तों, मेरे साथ आप सामान्य धन की विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं मैं, संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संघीय कार्यपालिका। ठीक है, जिससे मैं राष्ट्रपति आपको पहले पढ़ा चुका था। उसी में एक और संगठन जिसकी बात करते हैं मंत्रिपरिषद, चूंकि संघीय कार्यपालिका है तो इसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तौर पर हम देखते हैं, बात उसकी करते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद को लेकर ना बहुत तरह की जो है, ठीक है, एक गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मंत्रिपरिषद क्या कार्य करता है, क्या वह राष्ट्रपति पर आश्रित है या राष्ट्रपति उस पर आश्रित है, प्रधानमंत्री का क्या रोल है मंत्रिपरिषद में। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए हैं। या ये डिफरेंस क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल एक ही चीज़ है, परंतु एक नहीं है। ये क्या अंतर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज के इस छोटे से सेशन में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की, जो संविधान निर्माण हो रहा था तो राष्ट्रपति को जो है नाम मात्र का मुखिया बनाया गया। जैसा कि आपने अनुच्छेद 52 और 53 में पढ़ा था, ये सारा कुछ। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, परंतु क्या यह ऐसा हो सकता है कि एक आदमी पूरे देश के लिए निर्णय ले सकता है? एक तरह से तो तानाशाही वाली प्रवृत्ति होगी। तो क्यों ना एक समूह बने जो कि, ठीक है, विभागों को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाए, जिसे मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहते हैं। वैसे ठीक है, इस आधुनिक भारत में 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इस विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। अलग अलग विभागों को क्या हुआ, बंटवारा हुआ, जिसमें अलग अलग लोगों को पद दिए गए। उसी के अनुरूप भारतीय संविधान में भी इसे शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 जो है इस संबंध में बात करता है कि क्या है मंत्रिपरिषद, क्यों जरूरत पड़ी मंत्रिपरिषद की। ठीक, अनुच्छेद 74 में यह साफ साफ लिखा गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, ये पहली लाइन, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब ये बात याद रखिए कि यहाँ पर यह भी लिखा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। ये सारा देखिए, जितना भी चीज बोल रहा हूं ना वो सब महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड पे लिखा उतना ही नहीं, बस जो बोल रहा हूं वो भी आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के के सलाह पर ही क्या करता है? परामर्श पर ही कार्य करता है। दूसरी चीज ये रही, क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो पहली बात तो यह कि बाध्य शुरुआती तौर पे तो नहीं है, क्योंकि एक बार वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। उस परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन मंत्रिपरिषद ने मान लीजिए बिना किसी तरह का, ठीक है, परिवर्तन किए फिर से भेज दिया किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तब जो है राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य हो गया। यही चीज जो है राष्ट्रपति को ना रबर स्टाम्प बना देती है कि वह नाम मात्र का, उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति एक भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रमुख है, परंतु वास्तविक शक्तियां किसके पास है? उसके अधीनस्थ अधिकारी, जो कि किसके रूप में है? मंत्रिपरिषद के रूप में। ठीक है, अनुच्छेद 74 में इस तरह की बात है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया, देखिए 75 क्या कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और इसकी सलाह से, यानी कि जो सूची प्रधानमंत्री सौंपता है, जितने लोगों की भी सूची सौंपता है, वे सब के सब क्या बन जाएंगे? मंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? मंत्रिपरिषद के सदस्य बनेंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सहायता से, या यूं कहे कि उसके द्वारा सौंपे गए नामों को मंत्रिपरिषद का क्या करेगा? सदस्य बनाएगा। अब ये सारे लोग, यानी प्रधानमंत्री भी, अन्य मंत्री भी, इन सब को, ठीक है, शपथ कौन, यानी कि नियुक्ति कौन करवाता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति करवाता है। कौन करवाता है? राष्ट्रपति के, यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति हो गए। लेकिन राष्ट्रपति ने जब चाहे पद से क्या कर सकता है? हटा भी सकता है। अर्थात ये सारे लोग राष्ट्रपति के पद पर प्रसाद पर्यंत क्या करेंगे? पद को धारण करेंगे। ठीक है, ये 5 साल ये अलग चीज है, वो लोकसभा कार्यकाल बनाएंगे, वो जो भी जब चाहे विघटित हो सकती है। यानी जब भी इनका विश्वास जो है लोकसभा में समाप्त होगा, तुरंत ही, ठीक है, इन्हें पद से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है।
ठीक है, ये सारी चीजें इसमें की गई। यहाँ यह भी कहा गया कि मान लीजिए कोई सदस्य जो है कि सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तब भी उसे मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वह अगले 6 माह के अंदर, कितने के, अगले 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन का क्या बन जाए, सदस्य बन जाए। ये सदस्य बन सकता है तो मंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये सारी चीजें इस चीजों में व्याख्या की गई। ठीक है, कुछ और अन्य बातें रही कुछ इस प्रकार की कि ये मंत्री परिषद का आकार कितना हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआती दौर में तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब देश में ये गठबंधन वाली सरकारें आई तो सभी धड़ों को संतुष्ट करने के लिए मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही थी। ठीक है, मंत्रियों की संख्या जो है बहुत ही ज्यादा हो जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे में लगा कि जरूरत है कि इसकी एक संख्या निश्चित कर दिया जाए। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये बदलाव किया गया कि अब से जो है, ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मंत्री नहीं। ठीक है, निवर्तमान के हिसाब से देखें तो 545 यदि हैं, 545 का, ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, ठीक, 54.5 और 27 यानी कि लगभग 82 मंत्री से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बात को याद रखें। ठीक है, कि 15% से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। ठीक, अब मंत्री परिषद के बारे में कुछ अन्य भी बातें देख लिया जाए। कहा गया कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति, सामूहिक, व्यक्तिगत तो आपने देख लिया था, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। ठीक है, किसके प्रति है, तो लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मंत्री परिषद है ना, वो कभी अकेला कार्य नहीं कर रहा, वो पूरे समूह में कार्य करता है। ठीक है, प्रत्येक समूह का सभी सदस्य उसका हिस्सा है। एक गुच्छे के रूप में, गुच्छा का एक हिस्सा टूटा, पूरा गुच्छा बिखर गया। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसीलिए किसी ने कहा था, किसी संविधान विशेषज्ञ ने, कि मंत्री परिषद एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही क्या होते, डूब जाते। मतलब कि यदि मंत्री परिषद के किसी भी एक सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं ऐसे लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाती हैं। ठीक है, अगली चीज बात करें। ठीक है, मंत्री परिषद का कोई सदस्य मान लीजिए लोकसभा से चुना गया है। ठीक है, वह सदस्य किसका सदस्य है, लोकसभा से है, तब भी उसे राज्यसभा में, ठीक है, बोलने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, वह सदस्य कहां का था, ठीक है, लोकसभा का, उसके बावजूद भी राज्यसभा में उसे कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार मिला। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे मंत्री जो राज्यसभा से चुनकर आते हैं, लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन राज्यसभा में कार्यवाही में भाग लेते हैं। बहुत सारे नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें मंत्री परिषद के कार्यों से जुड़ी सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि मंत्री होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मंत्री बेसिकली देखिए 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन काम तो मुख्यतः 2 ही करते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ही मुख्यमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मुख्यतः यही प्रमुख मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री वे होते हैं जिनके पास सभी महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार होता है। ठीक है, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे लोग कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरा कौन सा होता है, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। ठीक, ध्यान दें ये जो है ना कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करता है। ठीक है, ये अलग से, इसको स्वतंत्र प्रभार अलग से विभाग मिला हुआ है, अपने अनुसार क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, बैठकों में इसको भी क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तीसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, चौथा होता है उप मंत्री। जरूरी नहीं है हो या ना हो। ठीक है, तो इन दोनों के अधीन कौन कार्य करता है, उप मंत्री कार्य करता है। तो मंत्री कितने प्रकार के, 4 प्रकार की। तो जब बात करते हैं मंत्री परिषद की, तो इन सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह क्या कहलाता है, मंत्री परिषद कहलाता है। और जबकि सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों का समूह जो है मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद से जुड़ी हुई आपके काम की, ठीक है, बहुत सारी, वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन उतनी सारी चीजें जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, इतना पर्याप्त है मंत्री परिषद से जुड़ी हुई जानकारी रखने के लिए।
ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली किसी क्लास में, ठीक, जहाँ एक नए टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए